So let's start our last topic. This is the last topic of this last chapter of सेकेंड बुक. ये सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक नई सहमति का उदय. देखेंगे कि आपको पता है कि गठबंधन सरकार का उदय होना शुरू हो गया था. किस तरह से गठबंधन सरकारें बनी, तो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंदर किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में चुनावी हार जीत का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया था. कहते हैं 1989 की अवधि के कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जा सकता है. यानी कि 1989 के बाद एक ऐसा समय आ गया था कि कभी लगता था कि कांग्रेस जो है वो उसका कांग्रेस का दौर ख़त्म हो गया और भाजपा का अब अभ्युदय का मतलब भाजपा जो है उदय होती जा रही है. यदि आप इस दौर की राजनीतिक के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं और कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी. आप देख सकते हो 1984 कि आप एक ग्राफ दिया हुआ 1984 से 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 के जो इलेक्शंस है, किस तरह से ये जो ब्लू कलर है वो कांग्रेस का है और कांग्रेस के ग्राफ को गिरता हुआ दिखा रहा है और किस तरह से भाजपा के ग्राफ को ऊपर नीचे एक जिगजैग वे में चलता हुआ दिखा रहा है. सो आप देख सकते हो. चलिए आगे चलते हैं, हम अगले पेज पे चलते हैं. गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे. 1984 के चुनावों से तुलना करने पे आप इन पार्टियों की चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं ये देखेंगे. आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोट को जोड़ दे तब भी 1989 के बाद से इन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों के 50% से ज़्यादा हो. ठीक इसी तरह से दोनों दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़कर आप देखेंगे कि ये सीटें लोकसभा की कुल सीटों के 50% सीट से भी अधिक नहीं है. तो बाकी वोट और सीट कहाँ गए. आइए दूसरे अध्याय की बातों को याद करें. आपने इस अध्याय में 2 पार्टी तंत्रों के बारे में पढ़ा था. इस किताब के आखिरी पन्नों पर नज़र डालते हैं कि यहाँ कांग्रेस और जनता पार्टी तंत्र के आरेख पर गौर कीजिए. मौजूदा दलों में ऐसे कौन कौन से दल हैं जो न तो दलों के कांग्रेस परिवार में थे और न ही जनता पार्टी परिवार में. 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा नीत गठबंधन और कांग्रेस नीत गठबंधन, यानी कि कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टीज और भाजपा और उसकी अलायंस पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. आपने पीछे पढ़ा कि किस तरह से 1999 में बीजेपी ने अन्य दलों को मिलाकर एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक गठबंधन तैयार किया था, एक गठबंधन बनाया था. और 2004 के अंदर यूपीए जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने वाली या कांग्रेस पार्टी की अलायंस की पार्टियों ने मिलकर जो थी वो 2004 में अपनी जो थी सरकार बनाई थी. तो इसी को अलायंस जो था वो गवर्नमेंट का एक दौर जो था वो शुरू हो चुका था. 2004 के लोकसभा चुनाव, 2004 के चुनावों में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई. राजग की हार हुई. राजग का मतलब है यहाँ राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन जिसको एनडीए बोला जाता है, और यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग जिसको बोला जाता है की सरकार बनी. इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया. संप्रग वाम मोर्चा ने समर्थन दिया था. जो वाम मोर्चा की थे उन्होंने इसमें समर्थन दिया. 2004 के चुनावों में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ. 1991 के बाद इस दफ़ा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी. बहरहाल 2004 के चुनावों में राजग और संप्रग को मिले कुल वोट का अंतर बड़ा ही कम था. इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम से बदल गई है. 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही है उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियों को उभार सकते हैं. कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, दूसरा भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल, वाम मोर्चा के दल और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में से किसी में भी शामिल नहीं है. यानी कहने का मतलब हमारे सामने 3 तरह के गठबंधन थे. एक जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, तीसरे जो वाम मोर्चा के दल थे यानी दोनों से ही अलग थे जो किसी में भी शामिल नहीं थे. इस स्थिति के संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा. इन स्थितियों का एक तकाजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेरफेर भी है. बढ़ती सहमति. बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है कि कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही है. इस सहमति में 4 बातें हैं. पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमति. कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ है लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में है. अधिकतर दलों का मानना है
कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा, भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में हैं। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़े वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले।